हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पे आपके साथ टेस्ट जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा और जो है आपकी तैयारी जो है बेटर हो जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास सफिशेंट टाइम है यूपी पीसीएस को टैकल करने का। तो अभी से जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा जो है टारगेट जो फुलफिल हमारा हो पाएगा, तभी तक हम जो है यूपी पीसीएस को क्रैक करने के लिए कैपेबल हो पाएंगे। तो अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल 1 से 75 तक क्वेश्चन जो है किए थे, आज हम 76 से करने वाले हैं। 76 से 150 ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे। कल पार्ट 1 था, आज इस टेस्ट का पार्ट 2 है। तो टेस्ट 1 है, पहला है, और उसका पार्ट 2 है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक साइड दी गई हैं धाराएं और दूसरी साइड रेगिस्तान यानी संबंधित रेगिस्तान दिए गए हैं। तो जो धाराएं हैं ये महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में जो है अपनी वीडियो लाएंगे, वहाँ पर बताएंगे। लेकिन जितना अभी यहाँ ज़रूरत है उतना हम अभी यहाँ पर बताने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये है आपकी जो है कौन सी धारा, बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की धारा जो है ये नामीब रेगिस्तान में, तो यह बिल्कुल राइट है, गुड, एकदम सही। अब इसके बाद में जो है हम्बोल्ट की धारा, तो ये अटाकामा रेगिस्तान में, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा कैलिफोर्निया की जो धारा है ये जो है कहाँ पर मिलती है, तो ये मोजावे रेगिस्तान में मिलती है। तो अगर तीनों हमारी धाराएं सही हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब 77 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 77 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। 77वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से विचार कीजिए, जो तथ्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला तथ्य कथन है कि पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का धुरी पर घूमना। तो ये सच बात है, पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या होती है, घूमती है इस तरीके से। ये जो है धुरी है, क्या है, ये वाली जो है क्या है, धुरी है। ये नीली वाली जो है ये क्या है, धुरी है। और इसी पर क्या होती है, पृथ्वी जो है घूमती है, यानी चक्कर लगाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं कि सूर्य की किरणों का झुकाव कोण, सूर्य की किरणों का झुकाव कोण। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो सूर्य की किरणों का झुकाव है, तो सूर्य जो है हर बार पृथ्वी पर डायरेक्टली नहीं पड़ता है। जैसे ये पृथ्वी है तो सूर्य ऊंचाई पर है, पृथ्वी नीचे है, तो उसका ऐसे मतलब जो है प्रकाश पड़ता है। और पृथ्वी जो है अपनी झुकी हुई है 23.5 डिग्री टिल्ट है। पृथ्वी की जो धुरी है वो 23.5 जो डिग्री है वो टिल्ट है। तो इस वजह से उस पर टेढ़ा ही पड़ता है क्या, पृथ्वी का जो सूर्य का ताप है, ठीक है। तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो दूसरा भी सही है। तीसरे की दिन की लंबाई, दिन की लंबाई और जो है जो घटता बढ़ता है दिन, तो वो किस पर डिसाइड होती है, तो वो पृथ्वी के घूर्णन पर डिसाइड होती है। घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन, पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, रोटेशन का मतलब जो अपनी धुरी पर घूमती है, उसके कारण जो है क्या होता है, दिन की लंबाई बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो है कि जब सर्दियां आती हैं तो दिन जो है छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती हैं। गर्मियों में आपने देखा होगा अक्सर कर रातें जो है छोटी होती हैं, दिन बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इज द राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डी इज द राइट आंसर इसका। अब 78वां क्वेश्चन है। 78वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 78वां क्वेश्चन कह रहा है एक साइड भू आकृति दी गई है, दूसरी साइड संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, अब हमें सुमेलित करना है। अब सुमेलित कैसे करेंगे भाई, तो सुमेलित करने के लिए क्या करना है, ये सबसे पहले टार्न झील है। अब टार्न झील ये यहाँ ये जो है कहाँ पर पड़ती है, किससे संबंधित है, सही है या नहीं है। तो इसमें से जो है नदी अपर्दन, टार्न झील जो है नदी अपर्दन करती है, तो भैया नदी अपर्दन नहीं, ये नहीं करती है। लेपीज की बात करते हैं तो लेपीज इज द भूजल, हाँ ये बिल्कुल सही है आपका। और पेडी प्लेन जो है, अब जब यही सही है तो फिर नीचे के जो है ऑप्शन
डिस्कस कर सकते हैं आप, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 79 क्वेश्चन है। तो अब इसमें नदियाँ दी गई हैं और वो नदियाँ ऐसी हैं जो नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, वो वाली हमें सिलेक्ट करनी है, देखनी है। यानी जैसे भारत हमारा ये भारत है, तो इस साइड ना बह रही हों, इस साइड नहीं बह रही हों, पूर्व की तरफ ना बह रही हों, ऐसी नदियाँ हमें देखनी है इसमें। ठीक है, कि कौन सी पूर्व की तरफ नहीं बहती है। तो सबसे पहले मुझे जहाँ तक पता है कि देखिए, ये जो तीसरे नंबर की हमारी नदी है, तीसरे नंबर की जो नदी है हमारी, ये किधर बहती है दोस्तों, बताइए, आप बताएं कमेंट में। ये बहती है किधर, पूर्व की तरफ, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, उड़ीसा के आसपास बहती है। इसके अलावा जो है, अब हमारा सीन क्या है कि जो भरतपुजा जो नदी है, ये जो भरतपुजा नदी जो है, ये किधर बहती है, स्वर्णरेखा किधर बहती है, और ये आपकी पलार किधर बहती है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि नहीं बहती है, वो वाला ध्यान आपको मस्ट रखना है कि कौन सी पूर्व की ओर नहीं बहती हैं। तो पूर्व की ओर कौन सी नहीं बहती हैं, तो स्वर्णरेखा तो बहती है। ठीक है, तो स्वर्णरेखा जिसमें होगा 3, जिसमें होगा 3, वो आंसर कतई नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ये एक भी आंसर नहीं होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। अब आपको एक और चीज़ देखनी है कि जब 1 और 2 दिए गए हैं, तो ये जो नदियाँ हैं ये किधर, पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो पलार नदी किधर बहती है, तो ये भी पूर्व की तरफ बहती है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है याद रखना है कि ये भी जो है किधर, पूर्व की तरफ बहती है। तो पलार और स्वर्णरेखा दोनों नदियाँ पूर्व की तरफ, और भरतपुजा और शरावती नदी ये कहाँ बहती हैं, तो ये पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक, अब आ गया समझ में आपकी में। अब चलते हैं आगे, 80वां क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नदियों से रिलेटेड है। 80, तो भैया इसमें क्या सीन है भाई, इसमें ये सीन है कि भारतीय नदियाँ और तदनुरूप राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। अच्छा, इधर राष्ट्रीय, अब ये कौन सी किससे संबंधित है ये देखना है हमारे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोहित नदी। तो लोहित नदी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। ठीक है, लोहित नदी किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि ओरंग जो है ये तो अरुणाचल की साइड पड़ता है, तो ये गलत है। दूसरा, चंबल राजाजी उत्तराखंड में है, और ये चंबल नदी एमपी में बहती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अरुणाचल में, ये जो है आपका पड़ गया उत्तराखंड में। तो फिर अब ये कान्हा वाला जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ बहते, यहाँ ये कहाँ पर है, तो ये एमपी में है। ठीक है, जब एमपी में ये है, तो नर्मदा नदी कहाँ बहती है, एमपी में। तो अब जो है इसी क्वेश्चन के चांस हैं कि जब ये 2 वाले ये गलत हो गए, ये वाला भी गलत हो गया, 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो एक गलत है तो ये भी चला गया। अब बचा कौन, सी इज़ द राइट आंसर। तो नर्मदा नदी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के तदनुरूप राष्ट्र में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है 81। तो देखिए इसमें हम डिस्कस करते हैं आपके साथ क्या सीन है कि भैया सबसे पहली बात कि इसमें जो है कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है। क्या करना है भैया, विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। तो सबसे पहले बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर, यानी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से किस नहर के माध्यम से जोड़ा जाता है, ये किल नहीं है, किस नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। तो अब ये नहर की बात कर रहा है, तो नहर की जब बात करेगा तो हमें सोचा समझी करनी पड़ेगी। ठीक है, नहर की बात करेगा तो क्या करेंगे, हम सोचा समझी करेंगे, क्योंकि आंसर पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कथन 1, कथन 2, कथन सी, कथन 3। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता
किस नहर के मा किल नहर, ये किस नहीं नाम है उसका, नाम है किल, किल नहर। किल नहर जो है इनको दोनों को जोड़ती है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अब बात करते हैं WWF की बात करते हैं। तो 2030 में बाल्टिक सागर के क्षेत्र में 10% क्षेत्र स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड क्षेत्र घोषित करने का लक्ष्य रखा है। ये भी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है, रखा गया है। अच्छा, नेवा और विस्तुला, नेवा विस्तुला और ओडर, ये तीनों नदियां बाल्टिक सागर में गिरती हैं। नेवा विस्तुला ओडर ये तीनों बाल्टिक सागर में गिरती हैं, तो डी इज द राइट आंसर है इसका। तो आप अब इसको बढ़ते हैं आगे, हम इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइस कथन दिए गए 3, 1, 2, 3। तो आइस सेल्फ समुद्र की सतह पर तैरने वाले बर्फ के टुकड़े होते हैं जो मुख्य रूप से ग्लेशियर से टूटकर बने होते हैं। तो ग्लेशियर से टूटकर बने होते हैं, तो ये हमें देखना है कि ये जो है ग्लेशियर से टूटकर नहीं बने होते हैं, पहली बात। अब बात करते हैं दूसरा कि आइसबर्ग जो है इसका निर्माण तब होता है जब आइस शेल्फ या ग्लेशियर से बड़ा टुकड़ा टूटकर समुद्र में तैरने लगता है। टूटकर जो है समुद्र में एक बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर का क्या करता है, तैरने लगता है। तो हाँ, ये जो है कहीं तक लग रहा है कि ये बिल्कुल सही बात है। क्या है, सही बात है। तो अब इसके अलावा अब देखते हैं कि ये सही बात है। तो अब दूसरा आइस शीट का आकार 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। 50,000 वर्ग किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा इतना बड़ा 50,000, यानी इधर उधर घूमते फिरते देख सकते हैं आप, इतना बड़ा होगा। तो ये जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि कुमायूं हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कथन क्या दिया गया है कि यह पश्चिम में सतलुज नदी से लेकर पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है। अब आप बताएंगे कि क्या जो कुमाऊं जो हिमालय है जिसका नाम कुमायूं हिमालय है, क्या वह जो है पूर्व में पश्चिम में सतलज नदी यानी पंजाब की साइड तो और पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपने देखे होंगे भारत के जैसे 4 टुकड़े हैं किए जाएं ऐसे करके, कुमायूं और उसके ऊपर जो है उसके नीचे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। तो ये सारे जो है इसमें जो है सबसे पहले क्या पड़ता है, ये जो है वही उसी में पड़ता है, सतलज और काली नदी के बीच में जो पड़ता है वही कौन सा हिमालय होता है, जो है कुमायूं हिमालय कहलाता है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो पहले वाला सही है, पहले वाला बिल्कुल सही है कि पांचाचूली पर्वतमाला, गोरी घाटी, सुंदर ढूंढा घाटी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। हाँ जी, पांचाचूली पर्वतमाला, गोरी घाटी और सुंदर ढूंढा घाटी ये भी इसी में पाई जाती हैं। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा यह क्षेत्र बेटा उच्च भूकंपीय और परिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। तो हाँ, जब ये सारी घटनाएं घटती हैं तो इसकी जो है संवेदना बिल्कुल व्यक्त करना बनता है। ये इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तीनों कथन सही हैं, तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन होगा हमारा कौन सा, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है हमारे को। तो स्टेटमेंट 3 दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा जो होती है, भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा
की लंबाई जो है 5422.6। तो क्या यह सही है? अब आप बताएंगे क्या यह सही है? क्या यह बेटा सही है? तो ये जो है बेटा क्या है? ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद अंडमान द्वीप समूह की तटीय लंबाई 132 किलोमीटर है। बिल्कुल बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये 132 किलोमीटर नहीं है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। और अगला है भारत की जो स्थलीय सीमा है उसको 17 राज्यों को छूती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जलीय नहीं स्थलीय सीमा है, वह 17 राज्यों को छूती है। तो ये बिल्कुल सही है। जो स्थलीय सीमा है ऐसे करके ये आपकी ये वाला नीचे का भारत अगर छोड़ दिया जाए पानी वाला, तो विदाउट पानी वाली जो भारत है वो 17 राज्य हैं। तो हो सकते हैं, क्योंकि इधर अरुणाचल है, उसके बाद में आपका सिक्किम है, उसके बाद में आपका इधर आ जाता है बिहार है, यूपी है, ऊपर पंजाब है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, और इधर जम्मू कश्मीर है, इधर आएंगे राजस्थान है, हरियाणा है, ऐसे करके मतलब देख सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, स्थलीय सीमा राज्य को छूती हैं। तो अब इसके अलावा इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 बी इज द राइट आंसर। 84 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी गई है भैया? स्टेटमेंट है अगली कि भारत की प्रादेशिक सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैली होती हैं। तो अब ये आपको बताना है इसमें, ठीक है, कि 12 नॉटिकल माइल जो फैली होती हैं। समुद्री मील का मतलब होता है नॉटिकल माइल। ठीक है, समुद्र को हमेशा पानी में जब नापते हैं तो नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं स्टेटमेंट के कारण की। तो भारत को इस क्षेत्र पर आंशिक अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल साफ, इस क्षेत्र पर भारत को आंशिक और जो है पूरी तरीके से अधिकार इसको प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आंशिक नहीं, पूरी तरह से होते हैं। तो आंशिक जो है क्वेश्चन गलत है एक तरह से स्टेटमेंट। तो इसका आंसर जो है बेटा, अब जब ए सही है और आर गलत है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें, हाँ, तो ए सही है आर गलत है, तो 85 का सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब इसके अलावा अब आगे बात करते हैं। 86वां क्वेश्चन है कि कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। तो अब ये जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। माहे अलग है, कराईकल अलग है और पुडुचेरी अलग है। तो एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक जो है पुडुचेरी है और एक जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि माहे पुडुचेरी और केंद्र शासित प्रदेश का भाग है जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये गलत है, क्योंकि पुडुचेरी जो है तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है? कराईकल तो पड़ता है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दूसरा। और तीसरा है कि पुडुचेरी के सभी क्षेत्र पहले फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे। तो ये बिल्कुल सही बात है, फ्रांसीसियों का कब्जा था इस पर। तो इसका बी और एक बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि दूसरा गलत है। तो जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 86 का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 87 क्वेश्चन क्या कहता है? ओए होए, ये तो इसी से संबंधित है भैया, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद पुडुचेरी का क्षेत्र दिया गया है इस साइड में, और दूसरी सूची में दिया गया है कि भारत राज्य की सीमा में
अवस्थित, कौन से राज्य की सीमा में अवस्थित है? तो देखिए भैया, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्या सीन है कि सबसे पहले जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है पहला, तो ए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, माहे दिया गया है, तो माहे कहाँ पर स्थित है बताइए, आप कमेंट में बताइए कि माहे कहाँ स्थित है। तो माहे बेटा केरल में स्थित है, कहाँ पर, केरल में स्थित है माहे, माहे जो है केरल में स्थित है। और इसके बाद कराईकल कहाँ पर है, कराईकल बताइए कहाँ पर स्थित है, कौन कौन बता सकता है, कौन कौन ऐसा वीरभद्र पुरुष है जो बता सकता है कि कराईकल कहाँ पर है? तो कराकल तमिलनाडु में है, मैंने अभी बताया था आपको, आप फिर भी नहीं बता पाए, इसके लिए मेरी अब कोई गलती नहीं है। अब यनम की बात करते हैं, तो यनम बताइए यनम कहाँ पर है, तो यनम आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा अब पुडुचेरी मुख्य की बात हो रही है, तो मुख्य जो है कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में पुडुचेरी मुख्य है। तो बिल्कुल पहला ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 87 का ए इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंश पद, तो इसमें देखते हैं कि क्या है आंसर। विश्व बैंक से अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान जो है पद संबंधित है किससे, तो विश्व बैंक से है, नहीं है भैया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, आईएमएफ से नहीं है, वर्ल्ड बैंक से नहीं है, आईएमएफ से नहीं है, एशियाई विकास बैंक से यानी एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से है, नहीं है। तो अब किससे है, जलवायु पर विश्व के जो देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है उसी से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है 88 का हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला है आपका कि 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी, किसको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? तो ऐसे कौन कौन वीर बहादुर पुरुष थे जो जिनको कानपुर षड्यंत्र में जो है क्या हुआ था, जेल हो गई थी। और कानपुर षड्यंत्र जो है, चाहे लाहौर षड्यंत्र हो चाहे कानपुर षड्यंत्र हो, जितने भी षड्यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं और ईयर बन रही हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे सेनानी बन रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी, आप क्या है उनको रट लीजिए। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता ही है, चाहे लाहौर का हो, चाहे आपका कानपुर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मेरठ षड्यंत्र हो, कोई भी षड्यंत्र हो, षड्यंत्र सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो क्या बता पा रहे हैं आप, नहीं बता पा रहे हैं, तो हम बताएंगे कि इसका जो है मुजफ्फर अहमद और एस.टी. डागे और शौकत उस्मानी और नलिन गुप्ता, ये जो है क्या थे, ये जो है जिसमें षड्यंत्र में कानपुर वाले में क्या थे, ये जो है इनको जेल हुई थी। इसके अलावा अब बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। 90 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त जो मणिग्रामम का जो सही अर्थ है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए बताइए। अगर आपको पता है तो लगा दीजिए इस पर टिक, बोल दीजिए कमेंट में कि कौन सा आंसर है, तभी तो धुआं कटेगा, तभी तो मज़ा आएगा बेटा। तो सी इज़ द राइट आंसर, व्यापारियों का संघ जो है इसका राइट आंसर है। यानी मणिग्रामम को क्या कहा जाता था, जिसके पास मनी है और उसका ग्राम है, वही जो क्या है, वही व्यापारियों का संघ है। इसके अलावा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 में क्या है, 91 में दिया गया बेटा कि डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के, यानी डंकन पास जो है, अब दर्रा में बोलूँगा तो आपको वर्ड लगेगा क्योंकि आपने तो पास पढ़ा है, तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। तो इसमें बेटा कोई आपको शक किंतु परंतु अगर आपको लग रही है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या है, अरे बताइए मेरे शेरों चीतों कि क्या आंसर हो सकता है इसका। और इसका आंसर जो है बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कौन से वाले स्टेटमेंट की, तो अगला स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट क्या है कि कोको स्टेट म्यांमार, कोको स्टेट जो है
म्यांमार और कोको द्वीप और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। अब कोको स्टेट म्यांमार के कोको द्वीप के समूह दक्षिणी अंडमान के बीच कहाँ से हो जाएगा? उत्तरी अंडमान पहले पड़ता है, तो ये बात तो आपको देखनी चाहिए है। कम से कम इतना तो बोलता कि उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में हो स्थित है। अब बताइए दक्षिणी बोल रहा है, दक्षिणी में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो है आंसर गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि आप जो है क्वेश्चन बच्चे के हाथ में दिए दे रहे हैं, वो आप कैसे भी लगा देगा। भाई ये गलत बात है। टेस्ट सीरीज वाले से आपको जो है थोड़ा सा कहना चाहिए कि टेस्ट सीरीज को तो भैया हलवा मत बनाओ। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट है, आई एम जस्ट किडिंग, सो डोंट वरी। अंडमान, मैं मजाक कर रहा था भाई, कोई नहीं, लेकिन मजाक मजाक में मैं सही बात बोल रहा हूँ। जो है इतना हलवा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए उसको स्टेटमेंट, तो यही तो पहचानना है हमें भाई। पढ़ाई करिए, ऐसे ही थोड़े ना है। तो ये जो है उत्तरी अंडमान होता तो सही हो जाता, लेकिन दक्षिणी अंडमान दिया गया है क्योंकि जब ऊपर म्यांमार यहाँ पर है, कोको अंडमान यहाँ पर है, और कोको स्टेट है यहाँ पर है, कोको स्टेट मान लो यहाँ पर है। तो अब पहले उत्तरी अंडमान पड़ता है, उसके बाद दक्षिणी अंडमान पड़ता है। तो ये तो सोच के बताना। अब इसने दक्षिणी का नाम ले दिया तो ये उत्तर वाला थोड़े ना होगा, तो इस वजह से ये आंसर जो है सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इसका जो है सिस्टम सही नहीं बैठ पा रहा है, तो आप समझ चुके होंगे। अब अगला स्टेटमेंट है कि अंडमान द्वीप समूह को मरकत द्वीप यानी एमरल्ड आइलैंड जो है कहा जाता है, मरकत द्वीप कहा जाता है, एमराल्ड आइलैंड कहा जाता है। तो भैया ये बिल्कुल सही है, इमरान कहा जाता है। इसका आंसर जो है एक सही हो जाएगा, और क्या 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत है क्योंकि उत्तरी अंडमान की जगह दक्षिणी अंडमान लिख दिया है। तो ए इज़ द राइट आंसर। देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, अब मैं फास्ट करवाऊंगा आपको, धुआं कट जाएगा, आप देखना तुम। अब तो जो है अब 92 की बात करते हैं, तो 92 का बताइए बेटा, आंसर बताइए फटाफट 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 बताइए, आप फटाफट फटाफट बता दीजिए। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सी सही है? तो इसमें बेटा कोई सी 2 स्टेटमेंट सही हैं, कोई सी इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम, देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है, कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। तो ये जो है इसमें कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बताइए, क्या बता सकते हैं आप? क्या पता है आपको कि कौन सा दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? क्या 93 का आंसर दे सकते हैं आप? तो बिल्कुल बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल जो श्रेणी है, जैसे श्रेणी होती है ना, ऐसे श्रेणी हिमालय की, तो उसी श्रेणी में से पीर पंजाल श्रेणी में जो है क्या है स्थित है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, हाँ। इसके अलावा अब बात करते हैं हम 94 की। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें मुख्यतः अवसादी प्रकृति की होती हैं। अब बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? अब आप क्या बता सकते हैं? क्या आपको पता है? बताइए बताइए, क्या बता सकते हैं आप? तो बिल्कुल ये जो अवसादी नहीं होती हैं, ये गलत है। इसके अलावा दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटेशियस युग के अंतिम काल में ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है कि भैया इसकी उत्पत्ति क्रेटेशियस युग के अंतिम काल में हुई है, जो ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है, बिल्कुल सही है। दक्कन ट्रैप की बात करते हैं, दक्कन ट्रैप आखिर है कहाँ? तो भैया दक्कन ट्रैप आपको पता नहीं है, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, हैं? जहाँ काली मिट्टी। अच्छा ये बना क्यों था ये भी आपको पता नहीं होगा। जब भारत की ये वाली सीन है, ये वाली सीन जो है चल के आ रही थी, जब ये गति करके आ रही थी, तो यहाँ पर एक महासागर, अपने महासागर में जो हिंद महासागर और जो यानी मैं देशों के नाम बता देता हूँ आपको, इंडिया और जो अरब सागर मान लीजिए, आप अरब सागर में मान लीजिए, तो वहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है अभी हाल फिलहाल में, उस बैटलैक ज्वालामुखी है शायद, और वो जो है एक्टिव ज्वालामुखी था उस टाइम पे। तो उसने जो है वहीं पर भारत की जो ये इतना सिस्टम जो है वहाँ पर टिक गया, तो उसी वजह से यहाँ पर मिट्टी काली है। तो महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप वगैरह में आपको मिट्टी काली देखने को मिलेगी, वो यही कारण है। इसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट
जो है अब मैं जो है बोर्ड पे सामने होता तो आपको अच्छे से समझा पाता, लेकिन कोई नहीं, या फिर चित्र जो जब सामने होता है भारत का तो उसमें समझाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके लिए पीपीटी चाहिए, पीपीटी बनेगी तो आपको मिलेगी और धुआं कटेगा तभी सब में बटेगा। तो सबसे पहले 2 इस द बी इज़ द राइट आंसर है इसका, तो 2 और 3 बिल्कुल आंसर सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, 95 क्वेश्चन। अच्छा अब बताइए 95 का आंसर, 95 का आंसर है कि चेनाब नदी का निर्माण चंद्र और भागा नदी से हुआ है, इसके संगम से हुआ है। बताइए कहाँ से होता है चेनाब नदी का निर्माण जो है, कहाँ से होता है बताइए, क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल चंद्र और भागा नदी से ही तो चेनाब नदी बनी है। इसके अलावा तंडी नामक स्थान से ये नदियाँ मिलती हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बिल्कुल ये गलत है, ये वहाँ पर नहीं मिलती हैं। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है ये बिल्कुल सही है आंसर, तीसरा सही है स्टेटमेंट, पहला सही है। 1 और 3 ज़्यादा सही जा रहे हैं भैया, क्या चक्कर है? स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रही हैं। इसके अलावा अब ए और आर ये देखते हैं। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है इसमें ताप विद्युत उत्पादन प्रमुख है, तो अब ए स्टेटमेंट दी गई है। कार्ड देखते हैं क्या दिया गया है, कार्ड में इसका मॉडल अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो अब 2 स्टेटमेंट हैं, अब इसमें कौन सा सही है वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात है कि स्टेटमेंट अपने आप में दोनों सही हैं, लेकिन इनका तुकबिन्ना नहीं बनना है, क्योंकि जो तुकबिन्ना इसलिए नहीं बनना है, ये दोनों एक दूसरे से मैच इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये व्याख्या इनको इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि दामोदर नदी घाटी आपने बताया वो इंडिया में है, और जो आपका बेटा ये जो टेनेसी घाटी परियोजना है ये अमेरिका में है। तो जब अमेरिका मॉडल वाली जो ये अमेरिका मॉडल वाली जो टेनेसी घाटी परियोजना है वो विदेश में है, ये भारत में, तो दोनों एक से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो इसका मतलब सही दोनों हैं, तो इसका मतलब व्याख्या नहीं हो पा रही है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन बेटा कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन आंसर क्या है बताइए, बताइए है ऐसा कोई वीरभद्र पुरुष जो बता सके इसका आंसर? तो बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कौन सी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल में स्थित नहीं है? तो पापम पोम नहीं, ये तो है डिंगरोंग है, रंगा है, तो इसका मतलब कौन सी नहीं है? इसका मतलब ये है कि ये कोपली वाली जो है, कोपली दिखाई दे रही है आपको, कोपली इज द राइट आंसर, कोपली वाली नहीं है। कोपली वाली क्या है, ये अरुणाचल में नहीं है। इसके अलावा अगला 98 की बात करते हैं। पीट या जैविक मिट्टी की निम्न में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो इसमें से कौन सी विशेषता सही नहीं है आप बताएंगे, बताइए भाई साहब, क्या पता है आपको कि कौन सी विशेषता सही नहीं है? क्या बता सकते हैं आप? अरे बताइए भैया। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, यह क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? यह काली भारी होती है, नहीं होती है। यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। यह जो है इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, तो यही आंसर है इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं 99 की तरफ। आज तो 99 पर पहुंच चुके हैं हम, वो भैया जेंडर बजटिंग की बात करते हैं। तो जेंडर बजटिंग जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या पास किया गया? भारत सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग पास किया गया। तो ये कब किया गया? तो ये कौन से बजट में था? तो यही तो वो पूछ रहा है भैया, बताइए कौन से बजट में था? क्या आपको पता है ये कौन से बजट में था? 99 जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर आपको पता है कि कौन से बजट में था? तो बिल्कुल सर, ये जो है 2005 से केंद्रीय बजट जो था, सेंट्रल का जो बजट पेश हुआ था, तो 2005 से 6 में जो बजट पेश हुआ था उसमें जो है जेंडर बजटिंग का जो है प्रारंभ हुआ था। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं 100 नंबर की क्वेश्चन की। तो कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है? तो इन दोनों में बता सकते हैं क्या आप कौन सा कहा जाता है? क्या बता सकते हैं या दोनों ही दोनों ही हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों हो सकते हैं। क्यों?
क्या नहीं हो सकता ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन जब ज़्यादातर दिए जाएं कि एक 3 ऑप्शन हों जिसमें 2 ऑप्शन लगे हों और एक और बी भी लगा हो, तो ए और बी ज़्यादातर सही होता है। तो इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। वैसे भी अम्बलैंड और हिंटरलैंड जो हैं दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं विश्व की जो प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है क्या आंसर है। तो लेब्राडोर गर्त जो है, लेब्राडोर गर्त, अब पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो उपरोक्त जो अयस्क खनन की जो क्षेत्र हैं वो देखने हैं। कौन से? लौह अयस्क के। तो लौह अयस्क के कौन कौन से हैं? क्या आपको पता है कि लौह अयस्क बेटा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो शायद आपको नहीं पता होगा कि लेब्राडोर गर्त में लोहा अयस्क पाया जाता है, बिल्कुल खनन क्षेत्र है। इसके अलावा कारागंडा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इज़ द रेड से करता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये जो है गलत है, कारागंडा बेसिन। अच्छा, सुपीरियर झील की बात करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है? आंसर बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और 4 टाम, अब ऐसा देखिए कि जिसमें 2 नहीं हो, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी है, ये भी गिर जाएगा। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो टाम्प्राइल हिल में भी जो है क्या है? खनन है। जब 1-2 हमें पता होते हैं तो आइडिया तीसरी का लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर से। सबसे पहली बात अब बात करते हैं, मूल अधिकार बाद योग्य क्षेत्र होते हैं। तो भैया इसमें देखना है आपको, क्या देखना है भैया कि ये स्टेटमेंट पढ़ी हैं, तो इनको पढ़िए पहले। इनसे क्या तात्पर्य? मूल अधिकार बाद योग्य होते हैं। क्या बाद योग्य होते हैं? बताइए, क्या बता सकते हैं आप? हैं? तो बिल्कुल इनको लागू करवाने के लिए जो न्यायालय की शरण ली जा सकती है, इनको लागू करवाने के लिए क्या किया जा सकता है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 33 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के द्वारा जो है अपने अधिकारों की मांग की जा सकती है, जिसमें 5 रिट दायर होती हैं। आपको पता होगा कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश जिसको मैंडबस बोलते हैं, परसेर जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं, उत्प्रेषण जिसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं आपकी सर्टियोरी। तो अच्छा, अब उसके बाद अधिकार प्रच्छा, इसको कोवरेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो आप करते रहेंगे, आंसर नहीं बता पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? वो है आपका स्टलाइजेशन। एक्टिव हो जाओ भैया, एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, एकदम सीधे बैठो, बिल्कुल एकदम सेट, सीधे बैठ के पढ़िए भैया। टेस्ट लगाइए एक्टिव फुर्ती के साथ, एकदम सीधे बैठो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल लो नहीं होना, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी धुआं काट देना है, स्ट्रॉन्ग बन के बैठना है और बढ़िया से पढ़ाई करनी है पूरे फोकस के साथ, बिल्कुल। अच्छा, स्टेलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ, स्टेलाइजेशन का जो है प्रक्रिया क्या होती है? तो लवण शुद्धिकरण होता है, ग्रीन हाउस की रोकथाम में पाया जाता है, या छमला जो क्षार और जो अम्ल होते हैं उसकी क्रियाशील बनाने में किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। तो जल की शुद्धिकरण में जो है इसको किया जाता है। कहाँ पर? जल की शुद्धिकरण में। अच्छा, इसके अलावा 2004 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। तो अब देखते हैं इसमें क्या सीन है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है और सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। अब इसमें जो है आपको देखना है कि कौन सा जो है मैच कर रहा है। तो क्या बता सकते हैं आपके कौन सा मैच कर रहा है? तो बिल्कुल ये जो है सार्वजनिक परियोजना जो व्यय है, इसमें ये दोनों आपस में दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है व्याख्या दोनों कर रहे हैं और दोनों ठीक हैं, तो आंसर ए हो जाएगा इसका।
ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं 105 पर। 105 क्वेश्चन, बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता। अब बताओ बेतवा नदी जो है कहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर वो वाला जिला जो है नहीं हो पाता है। तो हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन। तो देखिए बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। झांसी के साथ पास होकर तो जाती है, हमीरपुर में भी जाती है, बांदा में भी जाती है, जालौन में मेरे शायद। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बेटा 105 का आंसर जो है वो बांदा लाभान्वित नहीं होता है। जालौन, झांसी और हमीरपुर ये उन्हीं के सटीक होकर निकलती है। तो ये 3 जिले जो है क्या होते हैं, ये लाभान्वित होते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। तो देखिए चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और जो है खानवा का युद्ध। अब इसमें क्या करना है आपको, ये क्रम वाइज युद्ध लगाने हैं। तो क्रम वाइज कैसे लगा सकते हैं आप, पता है आपको कैसे इसको लगा सकते हैं। तो देखिए बाबर 1526 में जब आया, 1526 में आया, तो 1526 में उसने सबसे पहले एक युद्ध लड़ा जिसका नाम था कौन सा युद्ध था वो भाई, क्या आप बता सकते हैं कौन सा। तो सबसे पहले युद्ध उसने लड़ा था, सबसे पहले युद्ध 1526 में एक युद्ध लड़ा था उसने। उसके बाद में 27 में, उसके बाद 28 में और उसके बाद 29 में और उसके बाद 30 में वो मारा गया, 1530 में मारा गया। तो सबसे पहले इतना मुझे पता है कि घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1529 में। कब लड़ा गया भैया, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। और इससे पहले 28 में चंदेरी का। तो अब 28 में कब, 28 में चंदेरी का, घाघरा का लड़ा गया कब, घाघरा का लड़ा गया है आपका 29 में, घाघरा का 29 में। और खानवा का युद्ध लड़ा गया है 27 में। तो 26 में कहाँ का युद्ध लड़ा गया है अब आप बताएंगे। तो भैया आप भूल गए शायद, अब मुझे याद आ गया कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, वो बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो अब आप देख सकते हैं, तो देखो 27 का पहला, 27 में खानवा यानी 3-1-2 जिसमें आंसर है वही सही है, सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा है, तो सी इज द राइट आंसर है इसका। क्योंकि खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया और मर गया। तो ये वाला जो सीन है आप याद कर लेना, पानी पिया, खाना खाया और चंदा देखा, घर गया और मर गया। बस यही देख लेना, यही याद करना आपको। अच्छा, चंदा की जगह चाय भी कर सकते हैं तब भी, क्योंकि याद करने के लिए ट्रिक चाहिए, बस थोड़ी सी हैंड चाहिए आपको। अब 107वां क्वेश्चन है। 107वां क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ योजना सड़क में, अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, संबंधित लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि जून 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन योजना निगम का गठन हुआ था। अच्छा, तीसरा है कि राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। तो ये दोस्तों पहला हुआ था, इसका भी आंसर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 108। उत्तर प्रदेश के बजहर नामक में निम्नलिखित किस जनजाति को जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बजहर जो है बजहर नाम का जो त्योहार है, जो पर्व है, वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो थारू, खरबार, बोक्सा, सहरिया, इसमें से कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है आपका थारू जनजाति के द्वारा। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा करके पाई जाती है, जनजाति थारू जो है अक्सर कर पाई जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं 109 में स्टॉक और प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए। तो अब इसमें आपको बताना है बेटा कि मुद्रा आपूर्ति एक स्टॉक है, जबकि आय एक प्रवाह है, और सकल घरेलू उत्पाद GDP जो होती है, गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
तो वो जो है क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर है। तो अब इन दोनों में कौन सा सही है, तो जो है वही आपको बताना है। तो देखिए ये वाला तो ये शर्त तो है नहीं, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि स्टेटमेंट एक सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। इसके अलावा घाटे का प्रकार एक साइड दिया गया है, प्रभाव एक साइड दिया गया है। तो राजस्व घाटा होता है, इससे राजस्व घाटा जो होता है इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, चालू आय एवं और व्यय। अच्छा, राजकोषीय घाटा से क्या होता है, राजकोषीय घाटे से क्या होता है बताइए। राजकोषीय जो घाटा होता है इससे क्या होता है, इससे सभी उधारी का संचयी जो होता है, संचय होता है, वो सभी उधारी का होता है। ठीक है। अब प्राथमिक घाटे की ब्याज देनदारियों के बिना राजकोषीय घाटा, यानी ब्याज देनदारियों के बिना जो है जो राजकोषीय घाटा होता है उसको ही प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो सबसे पहला जो है क्या है, पहला भी सही है, दूसरा तीसरा तीनों ही सही हैं। तो सी इज द राइट आंसर। सी को सही मान टिक लगाइए, बिल्कुल सही मानकर टिक लगाइए। इसके अलावा जो है अब बात करते हैं हम पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले हुआ। तो इसमें से सबसे पहला कौन सा हुआ भैया, सबसे पहले कौन सा हुआ है, क्या बता सकते हैं आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। तो सी इज द राइट आंसर, मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये वाला सबसे पहले हुआ है इसमें। इसके अलावा 112 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जब एक पारिस्थितिकी तंत्र के दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में क्रमिक और निरंतर परिवर्तन होता है और दोनों के बीच प्रजातियों की संरचना के संदर्भ में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है, तो इसे सबसे अच्छे तरीकों से किससे वर्णित किया जाता है। तो बताइए किससे वर्णित किया जाता है, क्या बता सकते हैं आप, बताइए कमेंट में आंसर दीजिए। इकोक्लाइन आंसर इज द राइट आंसर। इसके अलावा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें आपको बताना है सबसे पहले क्या है, 113 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है, इसमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, बांस, सहतूत और आबनूस। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से दो सही हैं, बांस और सहतूत। ये क्या हैं, ये पर्णपाती वृक्ष हैं। क्या हैं, पर्णपाती वृक्ष हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन देखो आर और ए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो इसमें जो है आपको हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है। और दूसरा दिया गया है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है। तो अब ये वाला है। अब अच्छा अगला क्वेश्चन है, अब इसमें नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं। तो अब आपको पहले ये बताना है करण कारण दोनों एक दूसरे से कथन और कारण जो दोनों एक दूसरे से जो है मैच खा रहे हैं या नहीं, व्याख्या एक दूसरे की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है व्याख्या ही नहीं कर रहे, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन और जिसमें ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण है और लेकिन वो जो है पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो है इनका कॉमन सेंस नहीं बन रहा है, इनका सिस्टम बन नहीं रहा, मैचिंग नहीं कर रहे। तो बी इज द राइट आंसर और वैसे ऑप्शन दोनों सही हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है एक साइड पर्वत दिए गए हैं, दूसरी साइड सर्वोच्च चोटी दी गई है। तो सबसे पहले कॉस्केट रेंज दी गई है। अब इसमें से बेमेल है वही छांटना है आपको। तो सबसे पहले जो है क्या करना है आपको, जो बेमेल है वही छांटना है, जो मेल है वो छोड़ देना है, जो मिल रहा है वो छोड़ देना है। सर्वोच्च चोटियाँ हैं। ठीक है, तो रॉकीज है, रॉकीज का माउंट ब्लैक है। ठीक है, अपेनिनी जो पर्वत है उसका जो कॉर्नर ग्रेंडे। तो अब ये ऑप्शन जो दिए गए हैं तो ये सही है या नहीं है, क्या आपको पता है। तो ये जो है 1, 2 और 3 ये जो है क्या है, ये बिल्कुल मेल है, यानी ये मेल है। अब इसमें जो माउंट ब्लैक जो है इसकी रॉकी माउंटेन की चोटी नहीं है, ये गलत है। तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो अब इसके अलावा अब बात करते हैं हम निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके इसमें संरक्षण आगार एवं समुदाय आगार को जोड़ा गया। तो अब ये इसमें आपको देखना है कि क्या सीन है।
ठीक है, इसमें आपको देखना है कि क्या इनका सिस्टम है। 1918 में 1998 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में। बताइए किसमें जो है इसको जोड़ा गया, 72 वाले को किसमें जोड़ा गया, क्या बता सकते हैं? 2002 इज द राइट आंसर है। इसके अलावा अब चलते हैं आगे, 2002 में जोड़ा गया बेटा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको मैं बताना है आपको सही कौन सा है। तो सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क सड़क, दूसरा दिया गया है तटीय एवं बंदरगाह, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क सड़क, दूसरा आर्थिक गलियारा संपर्क सड़क मार्ग। इसके अलावा चौथा दिया गया है दूरसंचार संपर्क सड़क, दूरसंचार संपर्क सड़क। तो अब इसमें से कौन से सही हैं? तो देखिए, ये जो ए पहला है बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा बिल्कुल गलत है, चौथा बिल्कुल सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं चौथा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, तीसरा सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 सही हैं और चौथा जो है गलत है, ठीक है। यानी अब मैं आपको बता दूं कि 1 2 और 3 ये तीनों सही हैं और चौथा नंबर का गलत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, एक साइड प्रदूषक दिए गए हैं और दूसरी साइड प्रभाव दिए गए हैं। एक साइड प्रदूषक और दूसरी साइड प्रभाव, दूसरी साइड क्या दिए गए? प्रभाव। तो देखिए पहला है कैडमियम, तो कैडमियम किससे मिलता है बताइए, कैडमियम किससे मिलता है? कैडमियम जो है ये किससे मिलता है? तो कैडमियम मिलता है आपका श्वसन विष से, श्वसन विष। इसके अलावा कैडमियम श्वसन विष से, और बेंजीन मिलता है रक्त कैंसर। बेंजीन से क्या होता है? रक्त कैंसर। बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, बेंजीन से रक्त कैंसर, बेंजीन से रक्त कैंसर। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? तो इससे होता है आपका दम घोंटू, दम घोंटू गैस। दम घोंटू गैस जो है ये कहाँ पर, जब भीड़ वगैरह हो जाती है तब इस गैस को छोड़ा जाता है। तो और इसके बाद फ्लोराइड जो है ये हरी महीनता जो होती है उसी से रिलेटेड है, फ्लूओराइड्स गैस जो होती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर 118 का। 119 का देखते हैं, 119 का ऊर्जा प्रवाह स्टेटमेंट दी गई है, कार्ड दिए गए हैं। तो ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों के चक्रण में प्राथमिक उत्पाद एवं अपघटकों की जो विशेष भूमिका होती है। अच्छा, इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में प्रवेश द्वार पर जो पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसमें जैविक घटकों में प्रवेश द्वार पर प्राथमिक उत्पाद है और निकास द्वार पर अपघटक है। तो अब दोनों मैचिंग कर रहे हैं आपस में? मुझे तो नहीं लग रहा, आपस में मैच तो कर नहीं रहे, ये आपस में मैच नहीं कर रहे तो व्याख्या नहीं कर रहे, पहली बात। तो अब इसका आंसर जो है, आंसर इसका ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन है 120। स्टेटमेंट दी गई है कि वायु की जलवाष्प जो होती है धारण करने की क्षमता उसके तापमान से स्वतंत्र होती है। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर पूर्ण आर्द्रता भिन्न भिन्न होती है। तो ये वाला सीन है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा सही है, कौन सा सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है। इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अब आगे चलते हैं। अब समझाने वाली कोई इसमें चीज़ है नहीं, तो मैं उसमें डिटेल में जाऊंगा तो फिर मतलब बहुत लंबी क्लास हो जाती है, और मुझे इस बार क्लास जो है ये 1.5 घंटे से पहले जो है पूरी करनी है, ये वाला सीन है। तो अब इसमें देखते हैं आगे, किस गैस को वैश्विक तापमान योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस माना जाता है?
तो बताइए किसको माना जाता है, क्या आप बता सकते हैं? आंसर बताइए आप, आपको पता है क्या? तो इसमें जो है ये चारों गैसें होती हैं, 1 2 3 4, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस तो आपको पता ही होंगी कौन कौन सी होती हैं, ये यहाँ पर जो है अब मैं लिख भी देता लेकिन कोई नहीं। तो ये मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, यानी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है इसको CFC बोलते हैं, CFC, नाइट्रो ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आई मीन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो हैं क्या होती हैं, ये सभी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, GNG होती हैं, ठीक है, हाँ GHG। अब इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 देश दिए गए हैं, जाम्बिया, तंजानिया, सूडान, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य। अब इसमें से हमें देखना है कि कितने देश कांगो गणराज्य से साथ भूमि मतलब साझा करते हैं। ये अपने आप में बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है, आई मीन हर बंदा इसको टैकल नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है अब PCS और UPSC की दोनों की जो है एक तरह से इनकी बन गई है, एक तरह से प्रायोरिटी बन गई है इनकी इस सवाल को लेकर। ऐसे ही क्वेश्चन ये जो है लोग बनाते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी जो है सीमा बनाते हैं, तो D इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है जीवाणु, कवक, माइटस, पराग, इसमें से कितनी इकाइयाँ जैविक संदूषक हो सकती हैं? अब कितनी हो सकती हैं बता सकते हैं आप? तो सभी चारों हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सभी चारों हो सकती हैं। इसके अलावा 123 क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। 124, अब एक साइड लेंस दर्पण दिए गए हैं, दूसरी साइड उनके प्रयोग दिए गए हैं, उपयोग दिए गए हैं। अवतल लेंस कहाँ पर जो है यूज होता है बताइए? अवतल लेंस कहाँ पर यूज होता है? उत्तल लेंस कहाँ पर होता है? अवतल लेंस अवतल दर्पण कहाँ होता है और उत्तल दर्पण कहाँ पर होता है बताइए? क्या आप बता सकते हैं? जब किसी दूर की चीज़ों को देखा जाता है, जब किसी दूर की चीज़ों को देखा जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और जब निकट की चीज़ों को देखा जाता है तो कौन सा दोष होता है? तो वो जो है दूर की चीज़ों में अवतल और पास की चीज़ों में उत्तल, ठीक है। उत्तल लेंस जो है कोरों पर क्या होता है, मतलब कोरों पर सकरा होता है और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस जो है बीच में पतला होता है और कोरों पर मोटा होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सभी 4 बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। अवतल लेंस दरवाजे की जासूसी छेद जो है वो हो सकता है इसमें। इसके अलावा आवर्धक कांच के लिए उत्तल लेंस, अवतल दर्पण भूसौर भट्टी, और जो है उत्तल दर्पण जो है ये पश्चदर्शी को दर्पण करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 125, जीवित दस्तावेज कहे जाने वाले मुख्य निम्नलिखित में से कौन से क्या हैं? तो वो बता सकते हैं आप क्या हैं? तो आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यह कठोर प्रकृति का है और इसे बदलना कठिन है। इसने दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों के कई जो प्रावधानों को अपनाया। इसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित विकसित किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान, तो इसमें सी इज द राइट आंसर है इसका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 126, फरवरी 2025 में पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किया गया। ये जो टेस्ट सीरीज अपने आप में ठीक ठाक है, मतलब अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई है, आई मीन थोड़ी सी हार्ड है एग्जाम के हिसाब से, लेकिन PCS का पेपर पिछली बार हार्ड आया था तो उसी को देखते हुए इन्होंने बनाया है। खैर कोई नहीं, पर इससे थोड़ा सा इजी आएगा पेपर, इस बात की जो है मैं आपसे बता सकता हूँ कि इससे थोड़ा सा ठीक आएगा पेपर, इससे इजी आएगा। अच्छा, इसका 126 में जो है इसका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनावरण किया गया। इसका जो कैपेबिलिटी सेंटर GCC जो था, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC, ठीक है, नीति 2025। अब इसमें असत्य कौन सा है? असत्य कथन चुनने हमें दोनों में से। असत्य कथन जो है हमें क्या करने हैं? चुनने हैं। तो इसमें जो है ना तो A असत्य है ना B असत्य है, अब यानी इसमें से कोई नहीं है, ठीक है।
ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करते हैं तो ऑपरेशन ब्रह्मा बड़ा फेमस ऑपरेशन है और इसका उद्देश्य पूछ रहा है कि मार्च 2025 में जो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया, तो वो क्यों चलाया गया? जो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था वो क्यों चलाया गया था? तो उसमें आपको पता है कि म्यांमार में आ गया था भूकंप, और उस शक्तिशाली भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। ठीक है, प्रशस्ति के जो पालन करता है उनको, जो उनके नाम से हमने क्या किया है, एक ऑपरेशन बनाया और उसके हिसाब से ही उन्हें मदद दी गई। अब हम 128वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें सुमेलन करना, सुमेलन नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? क्या आपको पता है कि ये कहाँ पर हुआ था? तो ये मस्कट में हुआ था। इसके अलावा फायो फ्रेंच कहाँ पर हुआ था? ये न्यूरबेंगर में हुआ था। और प्रकृति कहाँ हुआ था? तो ये प्रकृति 2025 हुआ था आपका नई दिल्ली में। गलफूड जो है ये कहाँ पर हुआ था? ये अबू धाबी, ये अबू धाबी में नहीं हुआ था, ये किसी दूसरी जगह हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है आंसर इसका डी सही है, डी इज़ द राइट आंसर है उसका। इसके अलावा अब बात करते हैं हम किसकी, पुरस्कार एक साइड दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और व्यक्ति एक साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत तगड़ा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको। तो अब यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, पक्का फंसेगा यूपीपीसीएस में, यानी 3 स्टार क्या 4 स्टार 5 स्टार बना लो इस पर। ठीक है, अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन फंसने वाला है। इसमें से एक कोई सा आए, इनको चारों सम्मानों को रट के जाना है आपको, कोई सा ही पूछ सकता है। अब 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है वो, इसका मिलान करना है। उसके बाद में व्यास सम्मान का और सरस्वती सम्मान का, साहित्य सम्मान का, साहित्य हिंदी सम्मान का। तो अब हम इनका जो है सभी का जो है मिलान करने वाले हैं, और आपको बिल्कुल जो है याद कर लेना है इनको। क्या करना है? इनको बिल्कुल एकदम रट लेना है, रट लेना है। तो ए का कौन सा होगा? ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको? ये मिला है आपका, किसको मिला है? ये बेटा मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, 2024 वाला। व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास सम्मान जो मिला है ये सूर्यबाला को मिला है। अच्छा, सरस्वती सम्मान ये किसको मिला है? तो सरस्वती सम्मान मिला है गगन गिल को। अच्छा, अब साहित्य सम्मान किसको मिला है अकादमी वाला 2024? तो ये मिला है साधु भद्रेश दास को। तो ये आपको याद कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वैसे आंसर सी इज़ द राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। 129 का सी इज़ द राइट आंसर है। इसके अलावा अब अगली प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है, तो 2025 में अप्रैल में हुआ था। तो अब इनकी स्टेटमेंट दी गई है कि 1992 में इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इनको जो है राष्ट्रीय सम्मान से किया गया था, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो इस वाली। और इसके अलावा अब दादा साहब फाल्के के पुरस्कार इन्हें 2018 में, तो दादा इस फाल्के पुरस्कार इनको 2018 में नहीं दिया गया है, ये तो जो है और किसी को दिया गया था 2018 में, इनको नहीं दिया गया था। ठीक है, इनको नहीं दिया गया। तो अब जो है ये जो है आंसर जो है ए इज़ द राइट आंसर है इसका, ये वाला गलत है। तो अब जो है अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वावलंबनी कार्यक्रम जो है इसके स्टेटमेंट पढ़ने संबंध में कथन दिए गए। तो फरवरी 2025 में प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नीति आयोग के सहयोग किया है। अच्छा, इसका प्रारंभ पूर्वोत्तर के 2 मेघालय एवं असम में किया गया है। इसका प्रारंभ जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसका बताएंगे आप। तो इसका जो है कहाँ किया गया है? 2 राज्यों में, मेघालय और असम में किया गया है। ये वाला गलत है, लेकिन केवल 2 सही है, बी इज़ द राइट आंसर इसका। ठीक है, 31 का बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं हम मार्च में, जैसे स्विस कंपनी है IQ एयर जो है IQ एयर ने अपनी 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है जारी की है 2024 की। तो इसमें बताइए कि जो है कथनों के विचार में आपको बताने के क्या क्या कथन सही हैं, क्या क्या गलत हैं। तो अब सबसे पहले इसमें पहला कथन दिया गया है कि इस रिपोर्ट ने मायागुइज और प्यूर्टो रिको को सबसे स्वच्छ महानगरीय
क्षेत्र घोषित किया गया है। तो बिल्कुल सही किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो वन्नीहॉट मेघालय में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा आगे चलते हैं। नवीनतम नियुक्तियाँ कौन कौन नियुक्त हुआ है ये आपको बताना है। ये नियुक्ति बहुत ज़रूरी है। तो विदेश मंत्री कनाडा जो है ये नियुक्त हुए हैं। कौन? अनीता आनंद जो है विदेश मंत्री कनाडा की नियुक्त हुई हैं। और इसके अलावा जो है और अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के कौन हुए हैं? तो वो हुए हैं संजय कुमार जायसवाल। कौन हुए हैं? वो हुए हैं आपके संजय कुमार जायसवाल। ठीक है, हाँ। तो अब 1 का 2, 2 का 1, 1 का A का 2 और B का 1। ठीक है, तो अब ये दोनों नीचे वाले ऑप्शन क्या हो गए? फिनिश। ये वाले ऑप्शन जो है फिनिश हो गए। अब जो है इसमें क्या करना है? चांसलर जर्मनी की कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। और अध्यक्ष ISA के अध्यक्ष कौन है? ये जो कौन है? आशीष खन्ना। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इसमें A इज़ द राइट आंसर है। 133 का A इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं 134 की। 134 का आंसर क्या है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको किस वर्ष किया गया था? तो उनको भैया किया गया था 2002 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए व्यक्तियों तथा उनके संबंधित उनमें से बेमेल कौन सा है वो देखना है आपको। तो तुलसी गोंडा है, ये किससे संबंधित हैं, और रमाकांत किससे संबंधित है, वो सारी चीज़ें आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेमेल है वो देखना है। तो अगर बेमेल की बात की जाए तो D इज़ द राइट आंसर। ये बेमेल है। राजनीति से ये नहीं जुड़े थे। ये डॉक्टर राज गोपाला चिदम्बरम जो हैं ये किससे नहीं जुड़े थे? ये राजनीति से नहीं जुड़े थे, ये लेखक प्रोफेसर थे। इसके अलावा अब बात करते हैं हम वर्ष 2025 में प्रथम नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस सम्मेलन का आयोजन कारवार कर्नाटक में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इसमें जो है ये वाला प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, ये किसी और मंत्री ने किया था, लेकिन ए वाला ये बिल्कुल सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर। अगर आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको याद कर लें आप अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत जो है हर बार एग्जाम में एक रिपोर्ट पूछी जाती है और 2-2 भी पूछ ली जाती हैं। स्टेटमेंट के माध्यम से भी आता है, तो इनका थोड़ा बहुत डिटेल भी याद रखें। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है जैसे, तो इसको कौन जारी करता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो है इसकी जो है और भी डिटेल आती है, कितने नंबर्स, भारत कितने नंबर पे है, इसके आसपास के 1-2 सबसे पहले नंबर पे कौन है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी चाहिए। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट ये जो है दी गई है। तो ये भारत जो है इसमें कौन से नंबर पे है, भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान इसमें से कौन सा है? तो इसका 118वां जो है भारत का स्थान है। इसमें 118वां भारत का स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा जो है कौन सा? भ्रष्टाचार धारणा वाले में जो है भारत का स्थान कौन सा है? तो 96वें नंबर पर भारत भ्रष्टाचार कर रहा है। इसके अलावा अब जो है हैंडले इंडेक्स देखी जाए, हैंडले इंडेक्स 2025, तो इसमें जो है भारत 85वें नंबर पर है, 85 पर, ये जो है 85 पर है। इसमें वैश्विक आतंकवाद में जो है सूचकांक में रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? तो वो जो है आपका 3रे नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 14वें नंबर पर। 14वें नंबर पर जो है 14वीं पे। ठीक है, 14वां। तो ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर तो मैं आपको बता नहीं पाया कि आंसर इसका क्या होगा। आंसर इसका अब आप लगा सकते हैं, मैंने तो आपको बता दिया
कि जो है इसका आंसर जो है 37 का आंसर जो क्या होगा, तो वो जो है बी इज़ द राइट आंसर इसका, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, हाँ। 2 का 3 भ्रष्टाचार धारणा में 96 नंबर पर, बी का 1 बिल्कुल सही है। सी, तो सी का कितना है 96, सी का 85 बिल्कुल सही है। डी का कितना है, डी का 14/3 सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, अगला आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है। तो बेमेल वाला आपको देखना है कि भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कौन सा है। तो अब बायो जो है वो दार्जिलिंग है या नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारत का पहला सफ़ेद बाघ रीवा प्रजनन केंद्र जो है वो कौन सा है, रीवा में। इसके बाद भारत का पहला द्विमुखी जो सौर संयंत्र है वो कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। इसके बाद पहला कांच का पुल जो है कहाँ पर बना है, तो हिमाचल प्रदेश में बना है, ये गलत है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बना है, तो ये वाला बेमेल है। इसके अलावा अगला चलते हैं कि जो अभी 26 में जो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, वो ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार है, इनको फरवरी में क्या किया गया है, इनको जो है बनाया गया है। ठीक है, और इनकी जो लड़की है वो हाल फिलहाल में नोएडा की डीएम है। ये भी मैं आपको नई बात बता दूं कि जो है ये जो है चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो अब 139 क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपको देखना है कि न्यायमूर्ति कृष्णभूषण जो राम गवई जो हैं, ये गवई भी हैं, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, तो ये भी तो ऑप्शन सही है, तो दोनों सही हो गए। तो अब फिर आंसर यही आ गया, सी द राइट आंसर। इसके अलावा अब बात करते हैं कौन से की, किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं जो है स्टेटमेंट की। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता MDD को स्वीकार किया गया। कारण है इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक शून्य भुखमरी को प्राप्त करना है। तो अब इसमें आपको जो है कथन निष्कर्ष जो है बड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा सा आपको क्या है समझना सोचना पड़ेगा, लंबी सी सांस लेनी पड़ेगी, और पहला बिल्कुल सही लगा देना है, दूसरा बिल्कुल गलत लगा देना है, क्योंकि 28 नहीं है, उसका दूसरा है भुखमरी का ख़त्म करना जो है। ठीक है, और ये जो है इसका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा 40 का। इसके अलावा 10 क्वेश्चन बचे हैं, 5 मिनट में ये सॉल्व करने हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि 3 मिनट में हो जाए, तो आपका जो है सिस्टम सही बनेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं हम किसकी, कि कौन विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला प्रकाशित करता है। तो इसमें से कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी करती है, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, या ISA करता है, या जलवायु अंतर सरकारी पैनल कौन करता है, इनमें से कौन करता है भैया, 4 में से बताइए कौन करता है, क्या आप बता सकते हैं कौन करता है। तो इसमें जो है ISA करता है, कौन करता है, क्योंकि सौर का काम सौर करेगा नहीं तो कौन करेगा, तो यही वाला आंसर है। अच्छा, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब 142वें नंबर की बात करते हैं, सीमा शुल्क। भारत में आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाए जाते हैं। अब आयात पर जब हम जो है इंपोर्ट करते हैं किसी देश से, तो हम पर जो है भारत पर कौन कौन से लगाए जाते हैं, क्या टैक्स लगाए जाते हैं। तो इसमें आंसर जो है कौन सा होगा, तो इसमें आंसर जो है IGST लगता है। एक तो एकीकृत माल सेवा टैक्स, पहली बात IGST लगता है। ठीक है, इंटरनेशनल GST जो बोलते हैं इसको, या इंटरनल GST बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सीमा टैक्स होता है वो भी लगता है, कस्टम लगता है इस पर। ठीक है, तो A और 2 दोनों सही हो जाएंगे, और जो CGST इस पर नहीं लगता है, सेंट्रल नहीं लगता है। ठीक है, माल सेवा कर नहीं लगता है। तो ये जो है सी इज़ द राइट आंसर, इसका जो है क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा अब 43 की बात करते हैं कि ब्लू वीज़ा प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है।
तो ब्लू वीज़ा जो प्रणाली है ये दोस्तों ये संबंधित है यूएई से। इसके अलावा ऑपरेशन एक साइड दिए गए हैं, दूसरी साइड अभियान दिए गए, देश दिए गए। तो इंद्र 2025 कौन सा? इंद्र 2025 जो है ये किसके साथ हुआ है? तो भारत और रूस के साथ हुआ है। अब स्लीनेक्स क्या पता है आपको? स्लीनेक्स किसके साथ हुआ है? क्या आप बता सकते हैं कि स्लीनेक्स जो है ये युद्ध अभ्यास किसके साथ हुआ है? किसके साथ हुआ स्लीनेक्स? ये हुआ है आपका भारत और श्रीलंका के साथ। खंजर किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है आपका केरल। किसके साथ? खंजर हुआ है आपका किर्गिस्तान के साथ। और जो सूर्यकर्ण है वो नेपाल के साथ। सूर्यकर्ण नेपाल के साथ। सूर्यकर्ण जो है वो हुआ है नेपाल के साथ में। तो अब जो है आंसर कौन सा बन जाएगा? 2 का 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, ऐसे करके जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। 44 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम धड़ाके से फोड़ते हैं उसको। भारतीय अब जो है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA द्वारा अधिनियम 1938 की समीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो बताइए किस समिति का गठन किया गया? तो इसमें से सुंदरम समिति, अय्यर समिति, रेवती अय्यर समिति, सौरभ सिन्हा समिति, दिनेश खारा समिति। तो दिनेश खारा समिति इज द राइट आंसर। इसके अलावा दिनेश खारा समिति तो अभी जो है बहुत चर्चा में थी, तो आप देख सकते हैं इसको, तो ये सही है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिकली केटली, इलेक्ट्रिक फ्यूज के पीछे का जो तंत्र है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वो जो है किस पर आधारित है? 146 जो है 146 का डी, 146 का डी, जूल का नियम तापन पर आधारित है। अच्छा, कराधान प्रणाली की बात करते हैं 147। तो वो जो है अब देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको अच्छे से सोचना होगा, देखना होगा। आपको पता होगा तभी लगा पाएंगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें कार्बन उत्सर्जन पर कर, ये बिल्कुल सही है। विलास वस्तुओं पर कर, इस पर ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, तंबाकू और शराब जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर, बिल्कुल सही है। वैसे तो जीएसटी तो सब पे लगता है, लेकिन ये जो कर रहे हैं विलास वस्तुओं पर कर नहीं लगता है। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है, तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक रूप मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपरदन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो अब आपको बताना है कि कौन सा निर्मित होता है। तो रॉक, पेडलस्टल, यारदांग, मेसा, द्वीपीय पर्वत, बताइए कौन सा होता है? क्या आप बता सकते हैं इसमें से कोई सा आंसर बता सकते हैं क्या? तो देखिए ए इज़ द राइट आंसर इसका। ये भी होता है, यारदांगी भी होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये यारदांग भी होता है। इसके अलावा जो है मैसा नहीं होता, और इसमें ये होता है, कौन सा होता है? इसमें द्वीपीय पर्वत होता है। तो इसका मतलब ये है कि ए इज़ द राइट आंसर है इसका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हार्ट लैम्प, ये लव कहानी है, ये जो है बहुत ही अच्छी कहानी है, मस्त एकदम, अभी जो है चर्चा में है। इसको याद कर लें अच्छे से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये गीतांजलि श्री जो है ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। तो अब जो है ये इसका जो है आंसर हो जाएगा ए, 149 का जो है आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद में अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गठित समिति आयोग जो है उनके कार्यों के योग में जो है बेमेल कौन सा है, इसमें से एक छांटना है आपको। तो देखिए इसमें से जो है आपको छांटना है। तो भरत खेड़ा समिति मोबाइल एड एक्ट सुधार के लिए की गई, बिल्कुल रिफॉर्म्स लाया गया। इसके अलावा विजयंत जो पांडा समिति थी वो जो आयकर विधेयक की जांच की गई इसके द्वारा। MK जैन समिति राष्ट्रीय सफाई आयोग कार्यकाल में वृद्धि, ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा न्यायमूर्ति हर्ष कुमार समिति, ये महाकुंभ हादसे की जांच हेतु जो बनाई गई थी, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ये जो है आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा वाला गलत हो जाएगा? तो ये जो है सी वाला आंसर जो है ये जो है अलग है,
सी वाला आंसर जो है ये जो है आंसर जो है अलग है। तो आपकी ये टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको कैसा मज़ा आया कि नहीं, इसमें कमेंट लिखें। जो भी आपकी क्वेरीज हों, कैसे क्या करना है, और आपको कोई अगर शिकायत है हमसे तो वो आपको बताएं, तो वो अगली वीडियो में हम उसको अच्छा करके लाएंगे, उसको सुधार करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल ज्ञानकुलम पर आपको मिल जाएगा। ज्ञानकुलम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।